वालेकुम। प्रोग्राम है टी टाइम और मैं हूं आपके साथ तज़ीम हुमा। और आज हम मंडे का दिन है और मंडे के दिन हम एक कानूनी माहिर को अपने स्टूडियो में दावत देते हैं ताकि वो आकर आपको कानूनी मशवरे दें। और वो कानूनी मशवरे आपके लिए इतने कारआमद होते हैं कि जिसका आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। आपके वो कई साला जो मुश्किलात हैं, वो कानूनी आपको जो मशवरे ना होने की वजह से, अवेयरनेस ना होने की वजह से आपको पेश आ रही होती हैं, वो फिर मिनटों सेकंडों में हल हो जाती हैं। इसके साथ साथ वो लोग जो हमारा प्रोग्राम देख रहे होते हैं उनको भी आसानी हो जाती है ताकि उनके इर्द गिर्द में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो उस लिहाज से उनको मशवरा दे देते हैं कि जी प्रोग्राम में हमने ये बात सुनी थी, तो अब आप इस तरह कर लीजिए तो आपके लिए बेहतरी आएगी। आज जिस मौजू पे हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो एक आम सा वर्ड है गर्चे, लेकिन उसके मायने बड़े ख़ास हैं और उसके जो असरात हैं वो बड़े ख़ास होते हैं। और वो वर्ड है फ्रॉड। हमने सुना है ना, मेरे साथ फ्रॉड हो गया। मैंने अपार्टमेंट बुक कराया था और वो अपार्टमेंट का जो बिल्डर था उसने पैसे बढ़ा दिए। भाई अचानक फ्रॉड कर रहा है मेरे साथ। अच्छा भाई ठीक है, अब बढ़ा दिए, क्या करें? वो कह रहा है लोहा जो है और सीमेंट उसकी कीमतें बढ़ गई हैं। अच्छा भाई ठीक है, महंगाई हो गई है, सुन लिया, ठीक है। मेरे साथ फ्रॉड हो गया है, मैंने घर बनने को दिया था, वो ठेकेदार जो था पैसे लेके भाग गया। अरे भाई कैसे लेके भाग गया? अब उसका नामो निशानी नहीं है। और बाज़ दफ़ा बड़ा स्मॉल अमाउंट होता है, बाज़ दफ़ा बड़ा बिग अमाउंट भी होता है। इसी तरह हम कहते हैं कि जी जनाब फलाने ने लोन लिया था और बैंक के साथ फ्रॉड कर गया। फिर हम कहते हैं जी जनाब उनकी तो डिवोर्स हो गई और वो जो लोग थे वो इतने बड़े फ्रॉडी थे कि वो इतना बड़ा फ्रॉड कर गए कि उनका सारा जेवर, पैसा और घरेलू अशियाएं लेके और वो गायब हो गए। उन्होंने तो घर ही बदल लिया उनके साथ फ्रॉड करके, एक चीज़ वापस नहीं मिली। चलें, जहाँ तो ज़िंदगी ख़राब हो गई, चीज़ों की क्या हैसियत है। ये वो बातें हैं जो हम, ये छोटा सा वर्ड है ना फ्रॉड, हमारे साथ धोखा हो गया, फ्रॉड हो गया, लेकिन इसके जो असरात होते हैं वो बड़े देर पा होते हैं और बड़े ही मजबूत असरात होते हैं जो बड़ी देर से और बड़ी मेहनत के बाद ज़िंदगी से निकलते हैं। तो यही सारे मौज़ूआत हैं जिन पर आज हम बात करेंगे कि फ्रॉड है क्या, इसकी इक़साम कितनी है और अगर हो जाए किसी के साथ तो कानून क्या कहता है। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे नए नए इश्तिहारात देखकर कि जो है अपना घर ज़रूरी है, किराया दे के क्यों रह रहे हैं, 4 साल में अपना घर कर लें। जी जनाब ठीक है, 1 यूनिट बेंगलो हमने जो है वो करा दिया, जैसे तैसे जेवर बेचा, इकट्ठा किया लोगों से पैसा और उधार लिया और लेने के बाद और हमने वो शुरू कर दिया देकर उसको बिल्डर को, और फिर वो बिल्डर जनाब गायब हो गया और अब हम बैठे हैं लोगों का कर्जा उतारने के लिए। तो ये जो फ्रॉड वर्ड है ना, इस वर्ड की अहमियत क्या है, इस वर्ड के असरात क्या है, कानून क्या कहता है, तो इस हवाले से हम बात करेंगे। और हमारे लिए आज बड़ी खुशी की बात है और बड़ी इज्जत की बात है कि हमारे स्टूडियो में ख्वाजा नवेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप खैरियत से हैं? शुक्र अल्लाह का। हमारे लिए बड़ी इज्जत की बात है कि आज एक दफा फिर आप हमारे साथ स्टूडियो में, और बड़ी खुशी की बात है। नहीं खुशी की बात है, मैं खुद खुश हूँ इस पे। अच्छा जी जी, चलेंगे, तो बहुत अच्छी बात है। फिर हम आपको इस बात पे कि आप बहुत खुश हैं अक्सर बेशतर आपको दावत देंगे ताकि हमारे लोग मुस्तफीद हो सकें थैंक यू आपके नॉलेज से। अच्छा ख्वाजा साहब, एक ये बताइए कि जो ये फ्रॉड वर्ड है, लोगों के साथ फ्रॉड हो जाता है, तो ये है क्या, इसकी किस्में क्या हैं? मैं आपको वो शेर में समझाऊं जी। मैं अपनी चाल चला भी नहीं और हार गया। वाह। मैं अपनी चाल चला भी नहीं और हार गया, ये कैसी चाल मेरे साथ चल गई दुनिया। वाह क्या बात है। और इसी बात पे मैं यही है फ्रॉड। एक शेर सुना देती हूँ। जी जी, वो सहबा साहब का है, ये वसी अहमद का था। अच्छा नहीं, अब मैं आपको सुनाती हूँ एक शेर जो सहबा साहब का नहीं, सबा साहब का है। वो है ये है कि वो इस कमाल से खेला था इश्क की बाजी। वाह। वो इस कमाल से खेला था इश्क की बाजी, मैं अपनी फतह समझता रहा मात होने तक। वाह वाह वाह। तो आजकल के फ्रॉड ऐसे भी हो जाते हैं। और वो उसका भी है ना, परवीन शाकिर का जी, अब के मैं लगाऊंगी यूं प्यार की बाजी, वाह, हारूं तो पिया तेरी, जीतूं तो तू मेरा। वाह क्या बात है, जबरदस्त। आपने क्या दोनों तरफ से बेड़ा गर्क पिया गई होना है। अच्छा, ये फ्रॉड के हवाले से कानून देखिए, फ्रॉड जो है ये पाकिस्तान पीनल कोड में ऑफेंस है और ये ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा 419 के तहत इसकी डेफिनेशन है। अच्छा, 420 में इसकी सजा है। बताइए, 420 तो लफ्ज है, फ्रॉड है और इतना बदनाम लफ्ज है कि उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। बल्कि बड़ी मजे की बात है, मैं एक कब्रिस्तान में गया जहाँ कब्रों के नंबर थे। अच्छा। तो बड़ी सख्त धूप भी थी, तो मैंने देखा जब नंबर,
तो हम जिस कब्र के पास खड़े थे तो उस पे 253 या कुछ नंबर था। आप यकीन करें कि मैं पूरी धूप में चलता गया देखने कि 420 नंबर कब्र किसकी है। तो 419 के बाद था 419A और उसके बाद 421। तो किसी ने 420 का नंबर लिया नहीं खबर पे। तो 420 हमारे मुआशरे में इतना बदनाम हो गया। तो ये मतलब ये कब्र की बात बता रहा हूँ कि 420 नंबर कब्र कोई नहीं लेता। किसी का मकान का नंबर 420 हो जाए तो वो परेशान। बिल्कुल। तो 420 तो उसमें सजा है और 419 डेफिनेशन है। तो अंग्रेजी में जो इसकी डेफिनेशन है उसमें ये लिखा हुआ है कि इंड्यूसिंग समबडी टू डू एन एक्ट which he would have not done otherwise, और फिर उसमें ये है कि causing wrongful loss to somebody and wrongful gain to yourself। यानी उर्दू में इसका तर्जुमा ये है कि आप किसी शख्स को दानिस्ता तौर पर चालबाजी के साथ घेर घार के wrongful loss पहुंचाएं, यानी गलत तरीके पे नुकसान पहुंचाएं अपने आप को गलत तरीके पर फायदा पहुंचाने के लिए। तो ये हुआ फ्रॉड और ये 419 है जिसमें ये डेफिनेशन है। अच्छा, अब क्या है कि फ्रॉड की जिस तरह आपने इतनी बहुत सारी किस्में बताई हैं और बहुत लोग तो पैदाइशी तौर पे ही फ्रॉडी होते हैं। अच्छा, आप देखें वो कहते हैं वो फलाना वो तो बहुत बड़ा फ्रॉड है, समझा जी। वो सीधे तरीके से कमाना ही नहीं जानते, वो शॉर्टकट ढूंढते हैं और ओवरनाइट रिच होना चाहते हैं। इसको कहते हैं स्विच लगाना। यानी फ्रॉड का दूसरा लफ्ज जो स्लैंग में आप कहेंगी तो कहे फलाना स्विच लगा गया। स्विच लगा गया तो उसका मतलब ये कि फ्रॉड कर गया या चीटिंग कर गया। तो फ्रॉड, चीटिंग, धोखा, ये सारे अल्फाज उर्दू में इस्तेमाल होते हैं। कॉमन मसला चल रहा है कि आजकल हम इश्तिहारात देखते हैं, जब कोई ड्रामा देख रहे होते हैं या कोई भी केबल की हम सीरीज में से कुछ देख रहे होते हैं तो नीचे स्क्रिप्ट चल रही होती है कि अपना घर लें और क्या जरूरत है किराया छोड़ें। अभी मैं आज दोपहर को एक जगह गया तो उन्होंने मुझे दिखाया टेलीफोन और कहने लगे सर ये देखिए ये आता है रोज कि आपका 5 लाख रुपए का जो है इनाम निकल आया है, आप इस नंबर के ऊपर फोन करें और ये करें। अब वो क्या गेम है वो बेचारे उन लोगों को समझ नहीं, वो कह रहे जी मेरा क्यों इनाम निकल आया, मैंने तो कभी कुछ किया नहीं। ये एसएमएस बहुत चल रहे हैं इस तरह के। हाँ, तो ये इसलिए होता है कि ये जो लोग हैं ये चाहिए FIA वालों को कि पकड़ लें इन लोगों को, और नहीं तो हमारी अपनी पुलिस भी पकड़ सकती है। और वो इज्तिमाई चल रहे हैं, वो ऐसे चलते हैं कि हर एक के पास जा रहे हैं। हाँ, तो इसको साइबर क्राइम में ले लें या इसको उसमें ले लें। बल्कि अगर FIA वाले सुन रहे हैं तो मैं उनको बता देता हूँ कि भाई इसको साइबर क्राइम की जद में ले लें। ये इस तरह के मैसेज भेज के लोगों को चीट कर रहे हैं। ये क्या है कि इन्होंने वो जो आपको नंबर देते हैं ना, उस पे इनकी सेटिंग ये होती है कि ये 20 रुपया फी मिनट कॉल है। अब आपने उस नंबर के ऊपर ये पूछने के लिए भी मेरा कौन सा इनाम निकला है, आपने नंबर डायल किया तो आगे वो लगी होती है टेप और वो इंतजार फरमाइए, फिर म्यूजिक बजता है, फिर आपका 10 मिनट उन्होंने होल्ड कर दिया तो समझो कि आपका जैसे 20 रुपया मिनट है तो 200 रुपए का आपका बिल आ गया जनाब। और वो 5 लाख तो नहीं आ रहे। वो 5 तो होते ही नहीं ना। वैसे एक कॉलर ने कहा जैसा बात को आगे कंटिन्यू करेंगे क्योंकि एक जमाना था जब ये भी चल रहा था कि SMS आया कि जी मैं बहुत गरीब हूँ और मैं बहुत परेशान हूँ और मैं हॉस्पिटल में हूँ और खुदारा मेरी वालदा बहुत वो हैं हॉस्पिटल के अंदर नाजुक हालत में, बैलेंस लोड करा दें 10 रुपए का 20 रुपए का। आपने गलती से फोन कर लिया, पता चला आप ही का क्रेडिट पूरा का पूरा गायब हो गया। हमारे साथ एक कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तरीन, आपने बड़ा अच्छा मौजूद चुना है आज का, ये फ्रॉड का। मैं फायद साहब से ये सवाल करना चाहूंगा कि मैंने 1 साल कबल ही अपना एक फ्लैट एक बिल्डर के पास जो है वो बुक करवाया था। जब मैं उससे अभी तक मैं उसका चक्कर लगा रहा हूँ, पोजीशन की उससे बात करता हूँ तो वो पोजीशन देने को तैयार नहीं है। बराबर उसके प्राइस बढ़ाता चला जा रहा है। वो बराबर यही कहना उसका कि लिमिट में इजाफा हो गया है। नहीं वो कोई एस्केलेशन उस कीमत पर नहीं दे सकता। तो नदीम फायद साहब सामने बैठे हैं यहाँ पर, मैं ये बात करना चाहूंगा कि देखिए ये हम सबके साथ ये मामला आते हैं, आए दिन हम इन सब फ्रॉडों से निमट रहे हैं। सर आप कराची चाहूंगा कि मैं कैसे वो अपनी पोजीशन ले सकता हूँ उसकी, हालांकि वो तैयार भी हो गए हैं अपार्टमेंट। ठीक है, मुझे पोजीशन नहीं दे रहा और यही कह रहा है कि इसका अमाउंट और आपको देना पड़ेगा और मजीद इसमें पैसों का इजाफा 1-2 लाख का इजाफा करने के लिए बराबर क्या है। ठीक है होगी इस पे आप बात भाई। आप ये कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का अपना कानून है, उसमें बाकायदा मुझे इस वक्त याद नहीं है उनकी दफात हैं, आप उनके दफ्तर में चले जाएं, वो आपको गाइड करेंगे। वहाँ आप कंप्लेंट बना के इस बिल्डर के खिलाफ दें, इसको तलब किया जाएगा, वो इसका लाइसेंस जब्त कर सकते हैं या आइंदा कोई बिल्डिंग बना नहीं सकेगा।
और उसके अलावा अगर आप चाहें तो आप बाकायदा एक रेगुलर थाने में भी जाके आप इसकी FIR लिखवा दें कि ये मुझसे पूरे पैसे ले चुका है और मुझे कब्जा नहीं दे रहा और मेरे साथ चीटिंग कर रहा है। देखें, जो आपके साथ एग्रीड अमाउंट है उसने वही लेना है। अगर आपके एग्रीमेंट में कोई एक्सकेलेशन की क्लॉज है तो उसको भी वो KBCA से इजाज़त लेगा। अगर वो उसको इजाज़त देंगे कि भाई आप इतने पैसे बढ़ा सकते हैं महंगाई की वजह से, या जो डॉलर 60 रुपये वाला 90 रुपये का हो गया है, तो उसमें क्या कौन सी इंपोर्टेड चीज़ उसने लगा दी है जो कि उससे प्राइस बढ़ गई है, तो वो सारा वो KBCA वाले डिसाइड करेंगे। तो अगर ये शख्स आपके साथ चीटिंग कर रहा है तो आप फौरी तौर पे जितने भी आप भी और जो और भी लोग सुन रहे हैं उनको मैं बताता चलूं कि ये KBCA कंट्रोल करती है इनके अलॉटमेंट। और आपने देखा होगा कि लेटर आ जाता है कि आपका अपार्टमेंट कैंसिल हो गया। थैंक यू सो मच यूसुफ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम देखिए ताकि इस हवाले से मजीद आपको मालूमात हासिल हो सके। थैंक यू सो मच। तो कैंसिल भी नहीं कर सकते, उसके लिए भी बाकायदा तरीका है, कानून है, इनको इजाजत लेनी पड़ती है। ये नहीं है कि आपका कैंसिल किया उनको दे दिया। हाँ। ये जो फ्रॉड की बात कर रही हैं ये हमने शुरू में देखा और बहुत आया कि जैसे 400 गज का प्लॉट है और टोटल उन्होंने अपार्टमेंट्स बनाने हैं 25 या 30, तो वो इश्तेहार दिए चले जा रहे हैं कि अपार्टमेंट अवेलेबल है, अपार्टमेंट अवेलेबल है। साल का पैकेज लिया हुआ है उन्होंने और वो चले जा रहे हैं, वो बुक करते चले जा रहे हैं, बुक करते हर आदमी डाउन पेमेंट देता जा रहा है। उसके बाद उसी पैसे को वो दूसरे कारोबारों में, दूसरे प्लॉटों को खरीदने में उसमें इस्तेमाल करते हैं और उन्होंने साइक्लो स्टाइल लेटर लिखे होते हैं जो अपनी फाइल में लगा लेते हैं, बंदे को नहीं भेजते और उसमें लिख देते हैं कि आपका कैंसिल हो गया है चूंकि आपने फलानी किस्त जो है 2 दिन लेट दी है, वो लेट कर दिया है। और तो भी आप जब पैसे वापस लेने जाएं कि चलो भाई हमारा कैंसिल हो गया, वो कहते हैं जी 10%, 25% और 20% आपका काटेंगे। और पता है कितना जी आपका जो है वो 6 महीने बाद का पोस्ट डेटेड चेक और 1 साल बाद का पोस्ट डेटेड चेक आपको देंगे। तो ये तमाम फ्रॉड हैं और ये पुलिस की मिली भगत से भी होते हैं। कुछ लोग जो है बेचारे वो एक्शन भी नहीं लेते हैं और कानून को मतलब इस्तेमाल नहीं करते। हर चीज का कानून बना हुआ है, सिर्फ आपको गाइडेंस की जरूरत है। अगर कानून पे अमल दरामद हो जाए तो आप यकीन करें कि हमारा माशरा जो है बहुत से जराइम, बहुत सी मुश्किलों से पाक हो जाए और जिंदगी बहुत आसान हो जाए। मैं आपको यहाँ पर ख्वाजा साहब हम एक ब्रेक लेने जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो आपकी बात को हम आगे करते हैं। कहीं ना जाइए, प्रोग्राम में आज बात हो रही है फ्रॉड के हवाले से। जो बिल्डर्स करते हैं, जो 1 यूनिट बेंगलोज इतने ज़्यादा इश्तहारात चल रहे हैं हम वो लेते हैं, या फिर आपके घर में कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से आपके सेपरेशन हो जाती है, डिवोर्स हो जाती है और फिर आपकी चीज़ें वहीं की वहीं रह जाती हैं, या फिर SMS आते हैं उस पर आप फ़ोन कॉल करते हैं और फिर आपके साथ फ्रॉड हो जाता है। बैंक आपके साथ कोऑपरेट करता है, आप लोन लेते हैं और बैंक में फ्रॉड हो जाता है या बैंक बंद हो जाता है, बैंकरप्ट हो जाता है। तो बहुत सी ऐसी सारी सूरत हाल हैं जो सामने आ रही होती है, लेकिन हमें पता नहीं होता कि हम करें तो क्या करें, किस तरह से हम अपने पैसे को सेव करें, क्योंकि हमने बड़ा इधर उधर से जमा करके पैसा जो है वो बिल्डर्स को दिया होता है, या फिर हम गाड़ी खरीद रहे होते हैं, या कुछ भी इस तरह का फ्रॉड हो जाता है। एक छोटा सा ब्रेक, प्रोग्राम में टी टाइम और मैं हूं आपके साथ तज़ीन हुमा। वेलकम बैक टू द शो। और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे बिल्डर के हवाले से कि जनाब किस तरह से बिल्डर ईयरली जो है वो कहते हैं कि जी पैसे बढ़ गए, अब आप पैसे ज़्यादा दें, पोजीशन देते नहीं हैं और पैसे बढ़ाते रहते हैं और लोगों को परेशान करते रहते हैं। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ब्रेक में हमारे पास एक कॉल आई थी कि एक अदद कार फाइनेंस करवाई किसी शख्स ने भी और उनका इंतकाल हो गया। अब उनकी जो घर वाले हैं, उनकी औलाद, उनकी बीवी, उनके बहन भाई बैंक के पास गए और उन्होंने कहा ये डेथ सर्टिफिकेट है और अब ये कार जो है वो साहब तो रहे नहीं, लेकिन इनकी बेटी या इनकी बीवी के नाम कर दी है। अब बैंक उनके साथ फ्रॉड कर रहा है कि जनाब हम तो नहीं करेंगे इस तरह से। तो फिर ख्वाजा साहब इसका क्या किया? नहीं, वो पूरा आपने नहीं सुनाया। उन्होंने ये कहा जी कि उन्होंने कहा कि आप उनके पैसे उनके बिहाफ पे भरते रहें जी, मरने वाले के जी, तो वो बेचारे पैसे भरते रहे। हाँ। अब जब पैसे मुकम्मल हो गए हैं तो अब वो कह रहे हैं कि कार का जो ट्रांसफर तो अब वो ट्रांसफर नहीं कर रहे। खैर अब उसमें थोड़ा सा लीगल भी प्रॉब्लम होता है। देखें ना, बैंक के एम्प्लॉइज होते हैं, हर आदमी हाथ पैर बचा के काम करता है, कार तो इनके पास ही है। अब इनको ये चाहिए कि ये सेशंस कोर्ट से, क्योंकि 5 लाख से कम का अमाउंट है, बल्कि 30 लाख से कम तक का सेशंस कोर्ट में होता है, तो एक सक्सेशन सर्टिफिकेट या लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ले लें, उसमें इस कार का लिख दें और लिख दें कि वो मरने वाले के इतने वरसा थे और अब ये सक्सेशन सर्टिफिकेट इस आदमी के नाम है। तो वो सारे वरसा लिख के दे दें कि अब ये हमारे अब्बा की कार जो है ये अब हमारी अम्मी के नाम ट्रांसफ़र कर दी जाए, तो बैंक को कोई एतराज़ नहीं होगा। अगरचे बैंक वालों को चाहिए था कि वो इनको गाइड कर देते।
अच्छा। बहरहाल मैं गाइड कर देता हूँ। तो आप इसमें कुछ लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं है, ना कोई आपसे वो एक्स्ट्रा चार्जेस लेंगे। आपने मरहूम की तरफ से तमाम किस्तें अदा कर दी हैं, पूरी कीमत अदा कर दी है, कार भी आपके पास है, अनइंटरप्टेड है। आप सिर्फ उसकी टाइटल को ट्रांसफ़र करना है, उसके लिए सक्सेशन सर्टिफिकेट या लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत है, तो वो आपको अदालत देगी। अब वो सर्टिफिकेट लेके जब आप बैंक में अप्लाई करेंगे तो बैंक इज़ बाउंड टू डू दैट। ना करें तो फिर वो बैंकिंग का ओम्बड्समैन है, आप वहाँ पे दरख्वास्त दें और बैंक के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी और आपका काम हो जाएगा। नहीं तो फिर आप आम हमारी अदालतें हैं, आप उसमें आ जाएं तो वहाँ से भी आपको फ़ौरन रिलीफ मिल जाएगी इंशाल्लाह। ये तो आसान काम है, ये तो बहुत आसान काम है। अच्छा, जैसे आपने वो जो मुझे बात की ना कि वो बिल्डर 5 साल तक एक बिल्डर ने रोक के रखा हुआ है प्रोजेक्ट रुका हुआ है और पैसे भरते रहे हैं और एक ईंट उसने नहीं लगाई और अब वो कह रहा है जी मुझे और पैसे दें जी। तो उसका तो क्लियर केस है, आप KBCA में दरखास्त दें, उसका लाइसेंस कैंसिल करवाएं। अच्छा। और बल्कि उससे आप कॉम्पेंसेशन क्लेम करें कि तुम्हारी वजह से हम 5 साल से किराए के मकान में रह रहे हैं, हमने इतना किराया अदा किया है और उससे न सिर्फ आपका पैसे पूरे अदा करने पड़ेंगे, फ्लैट आपको जो भी चीज़ बुक की है आपको मिलेगी, बल्कि उससे आप कॉम्पेंसेशन एंड डैमेजेस क्लेम करें। सही, बिल्कुल। लोग असल में कोर्टों में रश इतना है काम का और लोग थक जाते हैं अदालतों में आने से, अदरवाइज हर चीज की रेमेडी कानून में मौजूद है। हमारे साथ एक कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, अस्सलाम वालेकुम भाजी जी। वालेकुम सलाम। भाई साडा इत्थे ना वकील साहब ना थोड़ा जा मसला हो गया शटरंग दा, ते ओ बड़ी टेंशन जी लगी सानू। अच्छा। ते ओ साडी ना शटरंग नहीं छड्डदे पे, स्टे हो गया उस काम दे उत्ते ते सानू ना कोई लेंदे ना देंदे। शटरिंग कह रहा है कि शटरिंग हमारी फंसी हुई, स्टे हो गया काम के ऊपर, अदालत ने स्टे दे दिया है। हाँ जी। अच्छा, तो आप ये करें कि अपना एक अलग वकील करके अदालत में दरखास्त दे दें कि साहब हमारा इनके झगड़ों से कोई ताल्लुक नहीं है, हमारी वहाँ शटरिंग लगी हुई है, आपका स्टे है, आप मेहरबानी करके स्टे को इतना रिलैक्स कर दें कि हम अपनी शटरिंग वहाँ से उठा लें। जिस अदालत ने स्टे दिया है ना, आप एक वकील अपना करके वहाँ अलग वकील करना पड़ेगा, एक दरखास्त दे दें और उनसे कहें कि सर हमें शटरिंग उठाने की इजाज़त दे दें। जज साहब केस को पढ़ लेंगे और इंशाल्लाह आपको पहली या दूसरी या तीसरी तारीख के ऊपर आपको शटरिंग उठाने की इजाज़त मिल जाएगी। और सर जी कहते थाने दरखास्त दे दो जी, थाने दरखास्त दे दिए, वो नहीं मसला ठीक। थाना कुछ नहीं करेगा जावेद भाई, थाना तो बादशाह होता है, चाहे तो सब कुछ थाना कर सकता तो ये है कि जिसका वो प्रोजेक्ट है वो अगर थाने वाले से अंडरस्टैंडिंग कर ले तो वो थाने वाला आपके खिलाफ चला जाएगा, तो आप थाने में ना जाएं, अदालत में जाएं। इसके लिए थैंक यू सो मच जावेद भाई, प्रोग्राम देखिए तो मजीद मालूमात हासिल होगी आपको। अब जैसे ये जावेद भाई ने कहा शटरिंग के लिए थाने में दरखास्त दे दी, अब इनको तो यही थाने वाले तो बादशाह होते हैं, अगर वो चाहें तो सबको क्या पूरा प्रोजेक्ट ही दिला दें इनको। हाँ, लेकिन उसके लिए बेहतरीन यही है कि ये है कि नहीं, चूंकि अदालत का स्टे ऑर्डर है तो इसमें कोई शक नहीं, अगर अदालत ने वहां लिख दिया होगा कि स्टेटस को टू बी मेंटेन, तो वो वहां से कोई उठाने नहीं देगा शटरिंग, क्योंकि फिर वो तौहीन अदालत के जुमरे में आ जाता है। तो उसमें भी एक दरखास्त देनी होती है कि साहब ये इन लोगों का जो आपस का झगड़ा है, हम तो एक बाहर के शटरिंग के ठेकेदार हैं और हमने शटरिंग किराए पे दी हुई है, तो हमारा इनके झगड़े से कोई ताल्लुक नहीं और हमारी तो शटरिंग का किराया पर डे होता है, तो ये तो स्टे हो गया है पता नहीं कितने साल के लिए, तो मेहरबानी करके स्टे को इस तरह से रिलैक्स कर दें। उसके एक प्रॉपर वकील कर ले, वकील होगा, वकील दरखास्त बनाएगा, उस दरखास्त के अंदर ये सारी बातें लिखी जाएंगी, फिर जज साहब को समझाई जाएंगी और वो वकील बेहतर काम हाँ, फिर वो जज साहब दूसरी पार्टियों को नोटिस देंगे, उनसे बुला के पूछेंगे कि भाई आपका शटरिंग के ऊपर, लेकिन ये ना हो कि सारे केस चलते हुए इतने पैसे खर्च हो जाएंगे, नई शटरिंग उससे कम पैसों में आ जाए। वकील नॉर्मल, आजकल तो बड़े अच्छे यंग लड़के बैरिस्टर आ गए हैं। हमारे साथ एक और कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो 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 जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रहे हैं? मैं बात कर रहा हूँ अली अतर जैदी जी। अली भाई, क्या जानना चाहते हैं आप? अच्छा, हम ये जानना चाह रहे हैं कि DHA और बहरिया जी, इसमें अप्लाई, मैं बता रहा हूँ ना आपको जी जी, कि DHA और बहरिया में हमने अप्लाई किया प्लॉट्स के लिए। अच्छा। ठीक है, 5 में 2005 में अच्छा,
फेज 1 एक्सटेंशन में अप्लाई किया था। अच्छा, किस्तें जमा हो गई उसकी, आज सन 12 आ गया, ये 7 तक हो गई थी। उसका पहले हमें स्ट्रीट नंबर दे दिया, सेक्टर नंबर दे दिया, हाउस नंबर दे दिया। उसके बाद कह दिया कि साहब ये तो सब खत्म हो गया और नए सिरे से ये सब कुछ होगा, नक्शा बनेगा वगैरह वगैरह। अब मैं 1 महीना पहले गया तो उनसे जब बात की तो कहने लगे कि ये सेक्टर जो है ABCD ये तो बन रहे हैं और नवंबर में शायद हैंडओवर हो जाए, लेकिन ई सेक्टर का भी कोई पता नहीं। तो अच्छा। बताइए भाई कितने साल में हो जाएगा, कोई पता नहीं कितने साल में होगा। तो मुझे क्या करना चाहिए? अच्छा, ठीक है अली भाई, हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं ख्वाजा साहब। ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो फिर आप इनको बताइए, रहनुमाई कीजिए कि करना क्या चाहिए। जय साहब हमारे साथ रहिए, मैं फिर ब्रेक के बाद आपको इसका जवाब देता हूँ। जी, थैंक यू सो मच, कहीं ना जाइए, प्रोग्राम अभी बाकी है। वेलकम बैक टू द शो। और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे अली भाई से और वो बहरिया के हवाले से। और जैद साहब मेरे ख्याल में आप शायद इस्लामाबाद की बात कर रहे थे, क्योंकि ये ABCD कराची में तो नहीं है जी। अच्छा, अब बात ये है कि जहाँ तक DHA का ताल्लुक है तो ये तो एक फौज का हमारा वो झैली अदारा है और वहाँ डिसिप्लिन तो बहुत है। आप तो या तो उनके एडमिनिस्ट्रेटर को दरख्वास्त दें जो उनका हेड है, नहीं तो फिर इनको कोर्ट ले जाएं। अच्छा, बहरिया का जो है, अब ये अगर बहरिया टाउन की बात कर रहे हैं तो वो बेसिकली प्राइवेट अदारा है रियाज मलिक साहब का, तो उसकी वैसे जर्नली तो रेपुटेशन बड़ी अच्छी सुनी है। अब ये जो आप बात बता रहे हैं वैसे उनके यहाँ इतनी देर लगती नहीं, तो उसमें भी ये है कि आप पहले तो उनसे ही रब्ता करके देखें। अगर आपको रिस्पांस नहीं आती तो फिर आप एक वकील के जरिए नोटिस दे के देख लें, उसका कोई जवाब आ जाएगा। नहीं आता तो फिर अदालत से रुजू कर लें, क्योंकि कम से कम अदालत में ये हो जाता है कि जब दूसरी पार्टी को प्लेंट आप दाखिल करते हैं तो ऑटोमेटिक नोटिस जाता है दूसरी पार्टी को, तो वो रिटर्न स्टेटमेंट दाखिल करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि अदर साइड ऑफ द स्टोरी सामने आ जाती है कि उनकी क्या प्ली है। तो अगर तो कोई जेन्युइन प्ली होती है तो अदालत उसको गौर करती है, तो फिर वो आपको भी समझाने की कोशिश करेंगे। और अगर वो उनकी कोई फ्रॉड पे मबनी प्ली है तो फिर आपका सूट जो है वो डिग्री हो जाएगा और उसमें फिर समझ आ जाएगी। या फिर वो बिल्डर जो है या जो भी वो अदारा है, अगर वो देख रहे हैं कि भाई आपके साथ कुछ फ्रॉड हो रहा है तो वो आपको अलग से बुला के आपसे कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। एक और कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा है हमारे साथ? जी मैं फरा बात कर रही हूँ जी। जी फरा, क्या जानना चाहती हैं? मेरा एक्चुअली मेरे बेटे ने सक्सेशन अप्लाई किया हुआ है। इसके फादर की डेथ के बाद इसकी जो स्टेप मदर हैं उनके साथ हमारा सक्सेशन का अप्लाई किया हुआ हम लोगों ने। अच्छा। बट वो लोग इसके फादर की डेथ के बाद वो सारा घर, इसका घर है वो पोजेस कर लिया उन्होंने। इसको धोखे से इसको मतलब बातों में लगा के, क्योंकि ये छोटा है और वो मतलब उसके स्टेप मामू जो हैं उन्होंने सारा चीजें काबू करके और वो उन्होंने घर को भी लॉक कर दिया, घर की चाबियां, घर के कागजात, जो भी उनके ड्रॉअर में उनके जो भी अशिया थी और उनके जो प्रॉपर्टी के कागजात जो कुछ भी थे वो सारा कुछ उन्होंने गायब कर लिया। अच्छा। और उसके बाद अब बच्चे ने फिर सक्सेशन अप्लाई किया, जो भी रिमेनिंग सामने चीजें थी, बट अभी तक 6-7 महीने हो गए हैं। उन लोगों ने पहले तो निकाहनामा ऐसा ने अप्लाई किया जब अब बेटे ने, तो उन्होंने पहले तो निकाहनामा ही प्रोवाइड नहीं किया। अच्छा। अब स्टेप मदर का जो कागजात मांगे गए थे थर्ड पार्टी से कि भाई सक्सेशन को करने के लिए, कैरी ऑन करने के लिए, अब उन्होंने निकाहनामा अप्लाई कर दिया और उसमें उन्होंने 3 लाख हक महर का भी बीच में मेंशन कर दिया है। जबकि बच्चे की दादी ने कहा कि हक महर के एवज उसके वालिद ने गाड़ी मेरे सामने उन्होंने उनको दी थी। अच्छा। और वो गाड़ी अभी भी उनके पास है, वो बीबी लेके जा चुकी हुई है। अच्छा। तो अब ये मामलात जो है ये काफी प्रॉब्लमेटिक है और हमें समझ कुछ नहीं आ रही इसको किस तरह वाइंड अप किया जाए, लॉयर को हम किस तरफ चलाएं। और काइंडली ख्वाजा साहब से दरख्वास्त है, ख्वाजा साहब अगर मेरी डिटेल में बात सुनना चाहें अभी, या मुझे कोई टाइम दे दें या मुझे कोई नंबर दे दें। अदरवाइज जो आप सक्सेशन के केसेस है उसके बारे में जरा मुझे काइंडली बता दीजिए, बिकॉज वो बच्चा भी अभी मेरा 20-21 साल का है और अभी वो पढ़ रहा है। बट वो लोग इस इंटेंशन में है कि सारा कुछ बच्चे का कवर कर लें और इसको कोई एक चीज भी नहीं मिलेगी। नहीं ऐसे नहीं होगा। बिल्कुल। फरा, आप अपना नंबर हमारे पैनल इंजीनियर को लिखवा दीजिए और शुजात साहब इनका फरा का नंबर लिख लीजिए, ताकि बाद में प्रोग्राम के बाद अगर हम ख्वाजा साहब को नंबर देंगे
तो ख्वाजा साहब की असिस्टेंट आपको फोन करेंगी, तो फिर आप इनके ऑफिस जाके इनसे मिल लीजिएगा, ठीक है? नहीं, कराची में आप मुझे फोन कर लीजिएगा। फोन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फराह। बात यह है कि ये फराह साहबा, ये चक्कर क्या है कि जहाँ 2 बीवियों वाला या 2 फैमिली वाला चक्कर हो जाता है ना, तो अब इसमें सक्सेशन जरा मुश्किल इसलिए हो जाता है कि दूसरी पार्टी जैसे उनके पास मकान का कब्जा है या उनके पास ताकत है या उनके पास वो है, वो लोग क्या करते हैं फिर जाली गिफ्ट डीडें और जाली इस तरह के पेपर बनाने शुरू कर देते हैं कि मरहूम ने अपनी ज़िंदगी में ये घर मुझे दे दिया था। तो उसके ऊपर फिर क्या होता है कि जी वो दूसरे को जो औलाद है या दूसरी बीवी है, आपके बेटे का क्या, इसमें आपका अपना भी हिस्सा है, आपके शौहर के उसमें, बल्कि बेटे के अलावा जितने और बच्चे और भी सारे बच्चों का है, बेटियों का भी है, आपकी बेटियों का भी है। बेटों को 2 हिस्से मिलते हैं, बेटी को 1 हिस्सा मिलता है, या बेटे को 1 मिलता है तो बेटी को आधा मिलता है। ये शरई है। बीवी का शायद 1/8 या 1/6 है, 1/8 है, 1/8 है, और शायद वालदा का 1/6 है, मुझे इसका याद नहीं है पक्का, वो शेड्यूल होता है, वो नाजर ऑफ द कोड बनाते हैं। बल्कि इनकी जो सास साहिबा है वो भी अगर चाहें तो अगर सास जिंदा है तो सास का भी हिस्सा है, सास का भी हिस्सा है, माँ का भी है। जो सेकंड स्टेप मदर है ना, उनका बहुत केस वीक है। अब ये है कि अगर आपका 30 लाख से ऊपर का है, अच्छा वहां लाहौर में है आप लोग, तो शायद वो तो सीनियर सिविल जज के पास ही जाएगा, तो अब वहां क्या है कि वो इसको कन्वर्ट कर देंगे सूट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन में, क्योंकि ये अब सिंपल सक्सेशन नहीं रहेगा, ये सूट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो बाकायदा इसको सीरियसली एविडेंस रिकॉर्ड करके, या आपके वकील साहब को सारा पता होगा, तो उसको लड़ना पड़ेगा केस को। बच्चे को कहें अपनी पढ़ाई को इसमें ज़ाया ना करे, बल्कि आप इसको खुद वकील साहब के साथ हैंडल कर लें, क्योंकि वो बच्चा कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगा के अपनी पढ़ाई से ना रह जाए, उसे पढ़ने दें, क्योंकि ये सूट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन जो है थोड़ा लंबा मामला है, ये 6 महीने नहीं, ये मेरे ख्याल में 2-2.5 साल भी चल जाएगा, लेकिन आपको लड़ना ज़रूर है ताकि आपको और आपकी औलाद को और आपकी सास को भी हक मिल जाए जी। आपकी सास का भी इसमें हिस्सा है। बिल्कुल। हमारे साथ एक और कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कौन साहब है हमारे साथ? मैं शौकत बोल रहा हूँ जी, इस्लामाबाद से। जी शौकत भाई, क्या जानना चाहते हैं? मुझे ये, मैं सरकारी मुलाजिम हूँ जी, हमारे रिक्रूटमेंट रूल फंसे हुए हैं कुछ 6 साल से। अच्छा। तो उसके बारे में मैं थोड़ी सी मालूमात लेना चाह रहा हूँ, क्योंकि हम लोग पेड मुलाजिम है जी। तो वो रिक्रूटमेंट रूल जो 6 साल से फंसे हुए वो बिल्कुल नहीं निकाल रहे, वो आयंदा शायद कर रहे हैं। तो एक रूल होता है कि 96 में बना था, 86 में बना था, उसके बाद अमेंडमेंट हुई, फिर उसके बाद 96 में बना, उसके बाद अब अमेंडमेंट हो गई, क्योंकि हमारी पोस्टें नहीं ली गई हैं, तो उसके लिए अमेंडमेंट करवानी है। तो ये एस्टेब्लिशमेंट में केस जाता है, तो वो मतलब का एसओ जो है वो निकाल ही नहीं रहा, और कोई भी उसको परसू नहीं करने दे रहे। नहीं, आपने क्या फरमाया, क्या फंसा हुआ है? रिक्रूटमेंट रूल होते हैं हमारे, रिक्रूटमेंट आपकी अच्छा फंसी हुई है। अच्छा, अभी क्या अपॉइंटमेंट ही नहीं हुई है क्या? नहीं, रिक्रूटमेंट रूल में अमेंडमेंट होनी है, वो अमेंडमेंट नहीं कर रहे ना, अमेंडमेंट ही नहीं कर रहे, तो वो तो फिर पार्लियामेंट ने करनी है या कोई ऑर्डिनेंस आएगा। तो थैंक यू सो मच। प्रोग्राम देखिए और सुनिए अदालत क्या से ताल्लुक नहीं है जी। ये तो आपका जो सर्विस का मैटर है, बेसिकली इसके लिए अलग अदालतें हैं, उनको सर्विसेज ट्राइब्यूनल कहते हैं। फेडरल गवर्नमेंट का अलग होता है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का अलग होता है, और कुछ केसेस इसमें इस टाइप के हैं जिनको कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन में हाई कोर्ट भी सुनता है। अब मुझे इसके ऊपर पूरा अबूर हासिल नहीं है, आप किसी भी सर्विसेज साइड के लॉयर से अपना मशवरा कर लें। तो अगर कोई अमेंडमेंट होनी है रूल में या कोई कानून बनना है, तो वकील साहब कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन दाखिल करेंगे, उसमें एडवोकेट जनरल पंजाब को नोटिस जाएगा, फिर एडवोकेट जनरल पंजाब जो है वो गवर्नमेंट को रिकमेंड करेगा कि भाई इसमें जल्दी अमेंडमेंट कर दें। थैंक यू सो मच ख्वाजा साहब कि आपने इतनी अहम मालूमात हमारे लोगों को दी, और सबसे बढ़कर ये कि आपने प्रोग्राम में शिरकत की, और उसकी वजह से हमारे प्रोग्राम की कामयाबी आपके सर जाती है, और लोगों की बहुत सी दुआएं आपके साथ हैं, बल्कि हमारे वक्त न्यूज़ की तमाम टीम की दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, और इसी तरह आप हंसते मुस्कुराते आएँ, हर जगह जाएं, अल्लाह ताला आपको सेहत अता फरमाए, इज्जत दौलत शौहरत सब कुछ दे। हमारी दुआएं आपके साथ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आपसे सबसे आखिर में यही कहेंगे, हमेशा की तरह कि अपना रखिएगा बहुत बहुत ख्याल, खुश रहें, खुश रखें, अल्लाह ने के बान।